हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पार्क क्लासेस। मैं हूं स्वाति गिरी और फिर से हम अभी शुरू करने जा रहे हैं अपने लेसन्स और अपने पोएम्स। तो अभी हम आज ये वीडियो में देखेंगे 9th स्टैंडर्ड की पोएम होप इज द थिंग विथ फिदर्स, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है पोएम 1.3 होप इज द थिंग विथ फिदर्स। नाउ स्टूडेंट्स, होप क्या है? होप एक आशा रहती है, राइट? जैसे होप ये वर्ड है, हम हमेशा सुनते हैं कि कोई भी चीज़ की हमें एक आशा होती है, या यूँ कहिए हमें रोज़ ही कुछ ना कुछ आशा रहती है ज़िंदगी से। आई होप दैट दिस शुड हैपन, आई होप दैट दिस विल हैपन। हम हमेशा ये दिल ही दिल में बोलते रहते हैं और अपने काम करते जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे दिस विच इज़ रिटन बाय एमिली डिकिंसन, इन्होंने होप को ना बहुत ही ब्यूटीफुली अपने सामने प्रोजेक्ट किया है। उन्होंने क्या किया है, होप जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन से उठाकर एक पर्सनिफाई किया है। नाउ एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने होप को एक बर्ड के रूप में देखा है, एक छोटा सा प्यारा सा पंछी। ओके, नाउ सी व्हाट शी सेज, होप इज द थिंग विथ फीदर्स। होप जो है ना उसको फीदर्स है, होप जो है उसको फिदर्स है, दैट पर्चेस इन द सोल, जो अपनी रूह पे बैठती है, सोल पे बैठती है अपने। जो पंछी है वो फिदर से उड़ के, पंखों से उड़ के अपने सोल पे बैठता है एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। हमने हमेशा बर्ड्स की चर्पिंग सुनी है, राइट? उनके गाने सुने हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इवन इफ दे डोंट हैव एनी वर्ड्स बिना मतलब का, बिना किसी शब्दों के वो गाने होते हैं, स्टिल वी लाइक इट एंड दैट इज सेम इट इज कंपेयर्ड विथ होप। होप क्या है? हम कुछ शब्द बिना बोले ही अपने दिल के अंदर जो फीलिंग है, जो कंटिन्यूअस होप का जो फीलिंग है ना, दैट इज द चर्पिंग ऑफ दैट बर्ड। वो हमेशा चर्प करते रहता है, हाँ हाँ ये होगा होगा, हमें ये करना चाहिए, हो सकता है, ये हो सकता है, लाइक दैट। सो दैट इज कॉल्ड द सिंगिंग और चर्पिंग ऑफ द bird which is named as hope and never stops at all। वो कभी भी रुकती नहीं है। ये जो बर्ड है ये कभी अपना गाना रुकाता नहीं है, it just goes on singing। likewise we goes on hoping for the good days। कुछ भी डिवास्टेशन आए, कुछ भी डिस्ट्रक्शन आए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, डिफिकल्टीज आए, हम हमेशा होप रखते ही है एंड दैट इज व्हाट इट इज कंपेयर्ड विद द बर्ड। And sweetest in the gale, gale means what? Very strong wind। See, perches means alights, which sits very comfortably, बहुत lightly आके बैठ जाना, that is called perches। and gale means strong wind। sweetest in the gale is heard and sore must be the storm। गेल मतलब स्ट्रॉन्ग विंड। अगर वो स्ट्रॉन्ग विंड भी आए ना, स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स नॉट एग्जैक्टली द स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड का यहाँ पे मतलब है डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स भी आए अपने जिंदगी में, तो भी हमें ये होप स्वीट ही लगती है, और तब तो ज़्यादा स्वीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इट इज स्वीटेस्ट। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। सोर मतलब कॉजिंग ग्रेट पेन, बहुत ज़्यादा पेन भी अपने को होता है स्टॉर्म में, तो भी वो गाते ही रहती है। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड, अबैश मीन्स मेक अनईजी, मेक अनईजी। हाँ, ये हो सकता है, देयर आर चांसेस कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आए, तो ये जो अपना पंछी है होप का, दैट कैन बिकम अनईजी। रेस्टलेस होते हैं ना हम, अरे कितनी बार मैंने होप्स रखी है, कितनी बार मैंने ये काम किया है, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग, व्हाई दिस इज एंड व्हाई दिस इज टू मी ओनली। ये हम बोलते हैं, राइट? हमें एक फ्रस्ट्रेशन आता है एक तरह का, दैट व्हाई दिस हैपन्स अगेन एंड अगेन। आई एम कीपिंग द न्यू होप, द न्यू डे इज देयर फॉर मी and I always go for work with great enthusiasm, still it is not going to happen, why this is so। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने के बाद में हमारे दिल में ये जो होप का पंछी है वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो। दैट केप्ट सो मेनी वार्म, वार्म मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जो पल ये पंछी ने हमें दिए हैं, ये होप ने हमें बहुत कुछ अच्छा दिया है,
राइट। हम अगर थोड़ी सी चीज़ से हम अगर नाराज़ हो उठे तो नेक्स्ट टाइम अगेन वो हो पाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मैं आज फेल हुआ हूँ, मैं कल ये थिंग में पास हो जाऊँगा, मैं ये एग्ज़ाम में कल पास हो जाऊँगा, मैं ये चीज़ में अच्छा कर दूँगा। दिस इज़ फॉर द टाइम बीइंग। ऐसा हम सोच के फिर से एक बार काम से लग जाते हैं। दिस इज़ वॉट द होप गिवन टू अस। ये अपने अंदर का जो पंछी है ना, जो हमेशा गाते रहता है, उसने हमें ये बताया है कि नहीं, उठो, चलो, काम से जाओ। दैट इज कॉल्ड द वार्म। वार्म मीन्स नॉट एग्जैक्टली वार्म हियर, वार्म मीन्स द गुड थिंग्स दैट होप हैज गिवन टू अस ऑलवेज। आई हैव हर्ड इट इन द चीलेस्ट लैंड। चीलेस्ट लैंड, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम संभाल नहीं पा रहे हैं। chillest land means not exactly the chillest land, warm means not exactly the warm, right? Bird means not exactly the bird. This is the metaphor, right? ये एक चीज़ जब दूसरी चीज़ से हम कंपेयर करते हैं ना, विदाउट giving the word, without providing as or like words, then that is called metaphor. So chillest land means बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई जगह जो हम संभाल नहीं पा रहे खुद को, जहाँ पर। सो आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड। मैंने वहाँ पर भी उसको सुना है। होप आई है मेरे पास में, होप ये बर्ड आया है मेरे पास में, उसने मुझे कहा है कि डर मत, आगे बढ़। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, ऐसा कोई समंदर जो बहुत ही स्ट्रेंज हो मेरे लिए, मैं बहुत ही अनफेमिलियर हूँ वो सी के लिए। ये ऐसी डिफ़िकल्टी मेरे सामने आके खड़ी हो गई जिसको मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। स्टिल होप इज़ देयर। होप कम्स टू मी एंड इट सिंग्स टू मी, इट टेल्स मी नॉट टू लूज एनी होप, जस्ट गो विथ योर वर्क, जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट विद द ग्रेट एफर्ट्स। ये हमेशा होप बोलते रहती है। येट never in extremity it asked a crumb of me. A crumb मतलब a small fragment of something. इतना सब कुछ होप ने हमें दिया है, आज तक वो हमेशा देते आई है। ये बर्ड हमेशा चर्पिंग करते रहता है, नाउ ऑल्सो इट इज डूइंग। स्टिल इट डिड नॉट आस्क मी एवर इन माई लाइफ। इतना सा भी, कुछ भी उसने एक फ्रैगमेंट भी मुझसे नहीं मांगा कि बदले में तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें होप दे रहा हूँ, सो यू हैव टू गिव मी दिस इन रिटर्न। इट डिड नॉट आस्क मी एवर। सो दिस इज वॉट द होल थीम ऑफ दिस पोएम। Isn't it beautiful? I think आपको ये बहुत पसंद आई होगी। This is very very beautiful poem, students. Now let us see to the rhyming words. Okay, rhyming words are feathers and words, soul, all, heard, bird, storm, warm, sea and me, right? And I have written meanings also here. अब आपको rhyming words मालूम है, you know the meanings also, and you understood this poem also. Now what is rhyming scheme? I think you are in 9th standard now, so you must be knowing about rhyme scheme. Let us see what is it. Rhyme scheme. See, rhyme scheme क्या होती है? कोई एक जो लाइन होती है ना फर्स्ट, उसके एंड का जो लास्ट वर्ड है, वी जस्ट टेक इट, व्हाट इज द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन? दैट इज feathers. ओके, नाउ feathers, ये फर्स्ट, लेट अस टेक द फर्स्ट स्टैंजा। हमेशा राइमिंग स्कीम जो होती है, इट कंसिडर्स फॉर 4 लाइन्स। सो हियर आल्सो फर्स्ट स्टैंजा इज हैविंग 4 लाइन्स। पहले स्टैंजा में है 4 लाइन, तो हम 4 लाइन पहली कंसिडर करते हैं। तो feathers जो है वर्ड, इसको सेकेंड लाइन की लास्ट वर्ड से हम राइम करके देखते हैं, दैट इज सोल। डू यू थिंक दिस इज राइमिंग पेयर? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज नॉट अ राइमिंग पेयर। feathers और सोल ये दोनों राइमिंग वर्ड्स नहीं है, राइट? अब हम थर्ड लाइन की का लास्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज वर्ड्स। एंड एंड में क्या है? ऑल। तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है feathers, देन सोल, देन वर्ड्स एंड ऑल। So what are the rhyming words here? Like feathers and words, right? So we will rhyme this feather with words. Okay?
and soul and all. We will rhyme it here. So for feathers we are taking A, and as it rhymes with words, so again I am matching this AA with each other, and soul and all, so we are taking BB here. Are you getting? So this is the rhyme scheme of the first stanza, A B A B, like that. Okay, and same for the next all paragraphs. See the last line of the fifth line, सेकेंड स्टैंजा के पहले लाइन की लास्ट का लास्ट वर्ड, दैट इज हर्ड, देन स्टॉर्म, देन बर्ड एंड वार्म. सो हर्ड राइम्स विथ बर्ड, सो अगेन वी विल टेक ए ए. सो हर्ड एंड बर्ड विल बी ए ए and storm and warm will be BB. So A, B, A, B, same A, B, A, B for the second stanza also. Now let us go with the third stanza. See, first line ki ka last word, that is land. Second word is sea, then extremity and me. Now see, land, land किससे rhyme हो रहा है? थर्ड लाइन की लास्ट इससे हो रहा है. What do you see? No, not at all. So here जो लास्ट स्टैंजा है ना, that is somewhat different. See, land we will take it as A, then sea we call it as B, extremity and me. So C and me ये दो एक दूसरे से हो रहे हैं मैच. So we are writing B B here. But extremity जो है ना वो किसी से भी मैच नहीं हो रही है, तो फिर क्या करेंगे, उसको दे देंगे हम C. जो मैच नहीं हो रही है we will call it as C. So it will be A B C B. This is the rhyme scheme of the last stanza. I think you understand this poem and all the grammatical part of this poem. So please comment box में लिखना ना भूलिएगा, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.